नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस क्लास में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी दिगंत भाग 2 और दिगंत भाग 2 अब हमारी पूरी होने वाली है। इसमें अभी हमारा लास्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आज, क्योंकि हमने पद्य भाग तो पहले ही कर लिए थे और गद्य भाग हमने पहले ही कर लिया था, और जो पद्य भाग है यानी काव्य भाग है उसमें भी आज हमारा अंतिम चैप्टर है यानी लास्ट चैप्टर है, जो है 13 चैप्टर यानी कि 12 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। आज हमारा चैप्टर पार्ट नंबर 13 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके कवि है ज्ञानेंद्र पति। कौन है? ज्ञानेंद्र पति। और ज्ञानेंद्र पति ने जो कविता लिखी है उसका नाम है गाँव का घर। ठीक है, गाँव का घर। तो आज हम ज्ञानेंद्र पति जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, और जीवन परिचय हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ेंगे, और लेक्चर नंबर 2 में यानी कि अगले लेक्चर में हम गांव का घर नामक जो कविता है उनकी वो पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमारा बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए कहेंगे क्योंकि एंड होने वाला है, ग्रामर भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद जब भी हमारी ये जो चैप्टर जब भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रतिपूर्ति आपकी एक बुक और है। प्रतिपूर्ति में आपके 3 चैप्टर हैं, उन 3 चैप्टर को भी हम पढ़ लेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। उसके जस्ट बाद बस हम ग्रामर स्टार्ट कर देंगे। तो आप चिंता मत करिए, सब कुछ समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। और जो प्रतिपूर्ति में स्टोरी है, एक तरह से कथा है, वो कहानियां हैं, और उन कहानियों को हम सारांश के माध्यम से भी पढ़ेंगे। और अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर उनमें से आते हैं तो हम पूरी कहानी भी पढ़ सकते हैं। तो कैसे भी जैसे भी आपको सही लगता है वैसे हम पढ़ेंगे एक बार। तो आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 1, वो ज्ञानेंद्र पति जी के जीवन परिचय, उनके साहित्य परिचय, उनकी कलाकृतियां, जो भी उनकी काव्य शैली थी, सारी चीजों को आज इस जीवन परिचय के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझिए, सुनिए और जानने की कोशिश करिए कि ज्ञानेंद्र पति जी का जीवन किस प्रकार का था, कैसे व्यक्तित्व के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, कैसे व्यक्तित्व के धनी थे, वे किन किन प्रतिभाओं से युक्त थे, ये सारी चीजें। क्योंकि देखिए, अगर हम किन्हीं कवि लेखक को, किसी व्यक्ति के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब वे प्रतिभाशाली थे, किसी प्रतिभा के धनी थे, इसलिए आज हमें ये अवसर मिला है और उनका नाम आज इतना अमर हो गया है कि हम आज के समय में भी पढ़ रहे हैं। पता नहीं कब लिखी है उन्होंने ये कहानियाँ, ये कविता, ये काव्य, ये नाटक सब, और हम उन्हें पढ़ रहे हैं। इसका मतलब उनके अंदर कितनी प्रतिभा थी, कितनी विलक्षण क्षमता थी। तो उसी विलक्षण क्षमता को हम भी अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं, हम भी ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की धनी बनना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1, ज्ञानेंद्र पति जी का जीवन परिचय। ये है ज्ञानेंद्र पति जी। तो जन्म की बात करते हैं तो उनका जन्म देखिए कब आया था, 1 जनवरी सन 1950 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। बहुत ही अच्छी डेट है, सभी को याद रहती है, बहुत आसानी हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि ज्ञानेंद्र पति यानी कि ज्ञान कब उज्जवल होता है, स्टार्टिंग में, यानी कि जब जीवन प्रारंभ होता है तब से ज्ञान आ जाता है। तो हमें याद रखना है कि ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म 1 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए जन्म स्थान पथरगामा गोड्डा झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में इनका जन्म हुआ था, और जगह का नाम क्या है? पथरगामा गोड्डा। आगे आते हैं उनके माता पिता। सरला देवी उनकी माता का नाम है और देवेंद्र प्रसाद चौबे उनके पिता का नाम है। ठीक है, तो ये चीजें जीवन परिचय में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1950 में, कहाँ हुआ था? पथरगामा गोड्डा झारखंड में हुआ था, और माता पिता का नाम क्या था? सरला देवी और देवेंद्र प्रसाद चौबे उनके माता पिता का नाम था। तो ये चीजें अगर आप जीवन परिचय में लिख लेते हैं तो भी काफी होता है। और जीवन परिचय के साथ अगर कृतियां पूछ लिए तो उसमें से 2-4 आपको कभी जो भी कृतियां याद है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि सारी याद होनी चाहिए, नहीं याद होती है, कई बच्चों को हो जाती है और कई बच्चों को नहीं होती है। तो जितनी भी याद है आप उतनी लिखिए आपके जीवन परिचय में, उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, हम पढ़ते हैं शिक्षा की बात। तो शिक्षा देखिए इनकी कहाँ पर हुई थी कि प्रारंभिक शिक्षा गांव के मैं भी विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मुजफ्फरपुर से। और ये मुजफ्फरपुर कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में आता है। मुजफ्फरपुर कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में आता है। अब देखिए, जो उनका जन्म स्थान है झारखंड, वो झारखंड सन 2000 में बना है। पहले झारखंड नाम नहीं था, पहले यूपी बिहार इनसे ही इन स्टेट को लिया गया था, इन जगहों को लिया गया था, इसलिए ये बिहार राज्य में आते थे। अब ये जो सन 2000 के बाद में जब 3 राज्यों का निर्माण हुआ था सन 2000 में, तब झारखंड, उत्तराखंड और उत्तरांचल 3 राज्यों का निर्माण हुआ था। उसमें से झारखंड में इनका जो स्थान है, इनका गांव है, इनका शहर है, वो सम्मिलित हो गया था। और एमए अंग्रेजी स्कूल विषय में
अंग्रेजी स्कूल विषय में पटना विश्वविद्यालय से की थी। देखिए जो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की थी वो मेबी विश्वविद्यालय से, मुजफ्फरपुर से की थी, और एमए उन्होंने किया था पटना विश्वविद्यालय में। और एमए किस विषय में किया था? अंग्रेजी विषय में किया था, इंग्लिश में उन्होंने एमए किया था। फिर हिंदी में एमए किया बिहार से। कहाँ से किया? बिहार से। एमए हिंदी में किया बिहार से। आगे देखिए वृत्ति की बात करते हैं तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर, कहाँ से? बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के रूप में कार्य करते रहे। ठीक है, कारा अधीक्षक कौन सा आता है? ये कारागार होता है, कारागार बोलेंगे हम कि कारागार अधीक्षक के रूप में। कारा अधीक्षक किसे कहते हैं? कारागार अधीक्षक के रूप में। कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित, ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हो गए। उसके बाद में वहां पर कारागार अधीक्षक के रूप में उनका कार्य हुआ, वहां पर उनको वो पोस्ट मिली। कार्य करते हुए कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। अब कारागार अधीक्षक कौन होते हैं? कौन होते हैं? जो जेल के जो प्रहरी होते हैं या जो जेलर होते हैं, जेलर ही बोल सकते हैं हम, कारागार अधीक्षक को क्या बोल सकते हैं? जेलर बोल सकते हैं। तो जो जेलर होता है उसकी पोस्ट उन्हें मिली थी जब बिहार लोक सेवा आयोग से उन्होंने परीक्षा पास करी, और परीक्षा के बाद में जब उन्हें कारागार अधीक्षक के रूप में पोस्ट मिली तब उन्होंने कारागार यानी कि कैदियों में, जो भी जेल में बंद थे उन कैदियों के लिए बहुत से कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जिनसे बिहार राज्य के कैदियों का भला हुआ, उनका कल्याण हुआ। अनंतर नौकरी छोड़कर फकत कविता लेखन में कार्य किया। और उसके बाद देखिए जो साहित्यकार होते हैं, जो अलग कला प्रेमी होते हैं, कला प्रेमी क्या कहीं एक जगह बैठकर और ऐसे नौकरी वगैरह नहीं कर सकते हैं। उनके दिमाग में या उनके स्वभाव में तो एक स्वतंत्र कला प्रेमी का विचार होता है, और स्वतंत्र लेखन का होता है, स्वतंत्र कविता रचना का होता है, स्वतंत्र कला को दिखाने का होता है। तो इसी कला को दिखाने के लिए यहाँ पर ज्ञानेंद्र पति जी ने भी नौकरी को छोड़ दिया। जो कारागार अधीक्षक की उन्हें नौकरी मिली थी उस नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया और कविता लेखन का कार्य शुरू कर दिया। अब आते हैं निवास। अब यहाँ पर जन्म तो हुआ था इनका झारखंड में, लेकिन इनका जो निवास स्थान था वो कहाँ था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए बच्चों, सम्मान की बात करते हैं तो उन्हें देखिए पहल सम्मान मिला था। पहल सम्मान सन 2000 में मिला था। ठीक है, संशात्मा के लिए, एक संशात्मा उनकी कृति है, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सन 2006 में। ठीक है, यानी कि उन्हें पहल सम्मान मिला 2006 में, संशात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उन्हें 2006 में। दोनों ही सम्मान उन्हें 2006 में मिला था। अब आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को किस रचना के लिए मिला था? तो किस रचना के लिए मिला था? संशात्मा के लिए मिला था। ठीक है, आगे देखिए बच्चों कृतियां। अब उनकी मुख्य मुख्य कृतियां हैं, उनमें से आपको जितनी भी याद होती है, जितनी भी ट्रिक से याद होती है, आसानी से याद होती है, वो सभी आपको याद करनी है और याद रखनी है। ज्ञानेंद्र पति से याद रखनी है कि 1 जनवरी 1950 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पथरगामा गोड्डा, झारखंड में उनका जन्म हुआ था। सरला देवी उनकी माता का नाम है और देवेंद्र प्रसाद चौबे उनके पिता का नाम है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? मुजफ्फरपुर में हुई थी, और उन्होंने एमए किया था बिहार से। उसके बाद में उन्होंने इंग्लिश में भी एमए किया और हिंदी में भी एमए किया। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर उनकी सम्मान की बात आती है। तो सम्मान, उन्हें पहल सम्मान मिला और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला सन 2006, दोनों में मिला, और संशात्मा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे कृतियों की बात करते तो कृतियां देखिए, आंख हाथ बनते हुए, क्या है? आंख हाथ बनते हुए, ये 1970 में लिखी थी उन्होंने और 70 में प्रकाशित हुई थी। शब्द लिखने के लिए ही या कागज बना है, शब्द लिखने के लिए ही या कागज बना है 1980 में। गंगा तट 2000 में, संशात्मा 2004 में। प्रकाशित कब हुई थी संशात्मा? 2004 में। और उन्हें पुरस्कार कब मिला था? सन 2006 में। भिनसार 2006, कवि ने 2007 कविता संग्रह एक चक्रा नगरी, काव्य नाटक पढ़ते गढ़ते 2005 और कथेतर गद्य, इस तरह से उनकी ये काव्य कृतियां हैं। आगे देखिए बच्चों, अब आते हैं हम यहाँ ज्ञानेंद्र पति के व्यक्तिगत विचारों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके स्वाभाविक विचार के बारे में, उनकी कृतियाँ, उनकी शैली, उनके क्या विचार थे, क्या भाव थे, किन भावों को उन्होंने अपनी कविताओं में लिखा है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो एक संभावनाकारी युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति 20वीं शती के 8वें दशक में उदित हुए थे। 20वीं शती के 8वें दशक में हम क्या कह सकते हैं कि 1980 के आसपास वे
उनका प्रभुत्व स्थापित हुआ था। प्रभुत्व का मतलब कहेंगे कि साहित्य जगत में उन्होंने कदम रखा था। 1980 के आसपास उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था कि एक संभावनाशाली युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्रपति 20वीं शती के 8वें दशक में उदित हुए। अपने शब्द चयन, भाषा, संवेदना की ताजगी और रचना विन्यास में आत्मसजग संधान जैसी धातुओं के कारण उन्होंने हिंदी कविता के सुधी पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया। 1980 में आए अपने दूसरे कविता संग्रह, 1980 में उनका दूसरा कविता संग्रह आया था। संग्रह से उन्होंने विचारशील पाठकों को, स्वतंत्र मति, विवेकवान आलोचकों को अपनी प्रतिभा, काव्य ऊर्जा और स्वाधीन सामर्थ्य से आश्वस्त किया। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ देखेंगे 1980 में उनका कौन सा संग्रह आया था। यह आया था शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है। ये उनका 1980 में काव्य संग्रह आया था। और इसके बाद 1980 में आए काव्य संग्रह से उन्होंने विचारशील पाठकों को स्वतंत्र मति का मतलब होता है स्वतंत्र बुद्धि, क्या होता है स्वतंत्र बुद्धि, विवेकवान आलोचकों को अपनी प्रतिभा, काव्य ऊर्जा और स्वाधीन सामर्थ्य से आश्वस्त किया। जीवन और रचना में उनकी एक जैसी स्वनिर्भर का मतलब होता है आत्मनिर्भर। क्या होता है यहाँ पर आत्मनिर्भर, स्वनिर्भर क्या होता है आत्मनिर्भर, कि जीवन और रचना में यानी कि जीवन कैसे जीना है और रचनात्मक जीवन कैसे जीना है, इन दोनों चीजों में तालमेल बनाया उन्होंने। ठीक है, ज्ञानेंद्रपति ने। तो जीवन और रचना में उनकी एक जैसी आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासपूर्ण गतिमति का मतलब है एक तो धारा प्रवाह रूप से उनका जीवन चल रहा था, एक उन्होंने बुद्धि का भी प्रयोग किया था। तो उनकी बुद्धि भी सही तरह से चल रही थी और उनका जीवन भी सही तरह से चल रहा था। तो ये दोनों गतिमति का तालमेल बना हुआ था। और अंदाज अक्सर चालू हलकों में उन्हें संदेह का पात्र बनाते रहते थे। प्रचलित फैशन और रीतियों से आएगा यहाँ पर, रीतियों से बेपरवाह होने के कारण प्राय स्वार्थों पर टिकी गुटबंदी और ओछी राजनीति से चालित लेखन प्रकाशन के संसार का चालू प्रवाह उनसे कतरा कर निकलता रहता था। अब क्या यहाँ पर क्या बात बताई है कि प्रचलित फैशन, कि उनके समय में जो फैशन चल रहा था, प्रचलित का मतलब होता है उनके समय में जो भी फैशन, जो भी चलन चल रहा था, जो भी प्रवृत्तियाँ चल रही थी, जो भी रहन सहन की जीवन प्रतियाँ चल रही थी, उसके बारे में बताया गया है कि प्रचलित फैशन और रीतियों से बेपरवाह, जो भी रीतियाँ चल रही थी उनसे बेपरवाह, बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, बेपरवाही हो गई, लापरवाही हो गई, एक तरह से उनका ध्यान ही नहीं था। ठीक है, बेपरवाह होने के कारण प्राय स्वार्थों पर टिकी गुटबंदी, उन्होंने देखा कि आज का जो समाज है, उनके समय का तत्कालीन समाज की बात कर रहे हैं, समकालीन समाज की बात कर रहे हैं, कि उस समय का जो समाज था वो स्वार्थबंद था, स्वार्थ पूर्ति हो रहा था। चाहे वो राजनीतिक स्तर पर देखिए, सामाजिक स्तर पर देखिए, जो भी गुटबंदी हो रही थी वो स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हो रही थी। सब अपना अपना स्वार्थ पूरा करना चाह रहे थे, या अपने ग्रुप का स्वार्थ पूरा करना चाह रहे थे, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने दल का। तो यहाँ पर जो राजनीति हो रही थी वो कैसी हो रही थी, गुटवादी हो रही थी। गुट यानी कि स्वार्थ गुटबंदी हो रही थी, स्वार्थों पर टिकी गुटबंदी और ओछी राजनीति। ओछी का मतलब होता है बहुत ही छोटी सोच वाली, क्या बोल सकते हैं इसे, छोटी सोच वाली। ठीक है, छोटी सोच वाली राजनीति से चालित लेखन प्रकाशन के संसार का चालू प्रवाह उनसे कतराकर निकलता रहा। यानी कि जिन चीजों से, यानी कि कई ऐसे साहित्यकार थे, कई ऐसे कला प्रेमी थे जो राजनीति के चंगुल में आकर और उन्हीं के मतलब दलीय राजनीति करके और उस स्वार्थ पूर्ति के रूप में जो भी साहित्य की रचना कर रहे थे, जो भी कला की रचना कर रहे थे, उनसे मतलब कतरा का मतलब क्या होता है, घबरा कर या डर कर, क्या बोल सकते हैं हम, डर कर निकलता रहा। यानी कि जो संसार का चालू प्रवाह था वो ज्ञानेंद्रपति के पास में करीब से आकर उनसे दूर हटता जाता था, क्योंकि ज्ञानेंद्रपति के जो विचार थे वो बिल्कुल ही अलग थे और समाज के जो विचार थे वो बिल्कुल अलग थे। जो भी धारा प्रवाह इस सामाजिक परिवेश में साहित्यकारों के रूप में चल रही थी वो बिल्कुल अलग थी, और ज्ञानेंद्रपति के जो विचार थे, उनकी धारा प्रवाह थी वो बिल्कुल अलग थी। तो ज्ञानेंद्रपति से जो भी स्वार्थ पूर्ति करने वाले साहित्यकारों की जो धारा थी वो थोड़ी सी डरकर एक तरफ से हट जाती थी। किंतु ज्ञानेंद्रपति एक ऐसे अध्ययनशील और मनीषा धर्मा रचनाकार थे।
ज्ञानेंद्रपति एक ऐसे अध्ययनशील और मनीषा धर्मा रचनाकार थे जो निजी संबंधों, सामाजिक रिश्तों और रचना धर्म को अपने ही ढंग से रचते गढ़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने क्या करा कि ज्ञानेंद्रपति बहुत ही अध्ययनशील थे और बहुत ही बुद्धिमान थे, ठीक है, और लोगों को समझने वाले थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो निजी संबंध थे, उनके जो भी आपसी संबंध थे, निजी संबंध थे, और सामाजिक रिश्ते और रचना धर्म को अपने ही ढंग से, मतलब उनके खुद के स्वार्थ, उनके खुद के जो संबंध थे, उनके सामाजिक संबंध थे और रचना संबंध थे जितने भी, उनको सबको उन्होंने अपने तरीके से चलाना शुरू किया। मतलब जो परिपाटी चली आ रही थी, जो रीति रिवाज के माध्यम से समाज में स्थापित थी कि ऐसे हमें रिश्तों को बनाना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए, उनके साथ इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, उन सब चीजों को छोड़कर ज्ञानेंद्र जी ने अपने खुद के मौलिक विचार बनाए, मौलिक तरीके बनाए, उन तरीकों से वो फिर अपना जीवन यापन करते रहे। लेखक संगठनों, साहित्यिक, राजनीतिक और लेन देन के सतही व्यवहारों, बर्तावों की उन्होंने कभी चिंता नहीं की। कि लेखक संगठन क्या है, कि लेखकों का कोई संगठन है, मुझे भी उसमें सम्मिलित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका उनको बिल्कुल कोई सरोकार नहीं था, कोई मतलब नहीं था। साहित्यिक राजनीति क्या है, लेन देन क्या है, कौन किसको दे रहा है, कौन किससे ले रहा है, आदान प्रदान किस प्रकार हो रहा है, साहित्यिक राजनीति के अंतर्गत साहित्यकारों का क्या स्थान है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं था। उनका खुद का एक अलग से जीवन था जो साहित्यकार के रूप में उभर कर सामने आया था। तो लेन देन के सतही व्यवहारों, बर्तावों का मतलब क्या होता है, ये भी चाल चलन होता है, व्यवहार ही होता है, व्यवहार और बर्ताव जो उनके साथ होता था। बर्तावों की उन्होंने कभी भी चिंता नहीं की थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अपनी गतिविधियों और रंग ढंग से वे प्राय एक व्यक्तिवादी रचनाकार के रूप में इंगित किए जाते रहे हैं। उनकी खुद की मौलिक गतिविधियां थी। मौलिक गतिविधियों का मतलब होता है उनका खुद का विचार था, उनके खुद के व्यवहार थे, उनके खुद के व्यक्तिगत व्यवहार थे जो किसी को पसंद आते हो ना आते हो सकता है ये जो समाज है उनके व्यवहार के कारण उनको अलग छोड़ता हो, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार को नहीं परिवर्तित किया क्योंकि उन्हें पता था कि जो राजनीति चल रही है उस राजनीति के दलदल में मुझे नहीं जाना है। किंतु उन्हीं के बीच जो रचना की जगह रचनाकार को देखकर अपना निष्कर्ष रखते हैं, क्योंकि अपने बारे में स्वयं जानते हैं कि उनका रचना कर्म निरा शब्द व्यापार है। निरा का मतलब होता है केवल, कि उनका जो रचना कर्म है केवल शब्द व्यापार है। खाखला और खोखला बोलेंगे हम इसे, कि खोखला और सारहीन है, एक मिथ्या कर्म है। मिथ्या कर्म है, मिथ्या कर्म का मतलब बोलेंगे कि मिथ्या का मतलब होता है झूठा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि जो ज्ञानेंद्रपति थे कि किंतु उन्हीं के बीच जो रचना की जगह रचनाकार को देखकर अपना निष्कर्ष रखते थे, उनकी जगह पर जो रचना की जगह रचना को नहीं देख रहे थे, यानी कि रचना को नहीं। देखिए पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रचना की जगह रचनाकार को देखकर अपना निष्कर्ष रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रचना की जगह यानी कि उसने क्या कार्य किया है, उस कार्य को नहीं देखा जा रहा है। राजनीति इसे ही तो कहते हैं, किसे कहते हैं कि व्यक्ति को देखकर, मुंह देखकर तिलक निकालना। एक कहावत है कि मुंह देखकर तिलक निकालना, व्यक्ति के कर्म देखकर नहीं निकालना। तो ये बात यहाँ पर साबित होती है कि रचना की जगह उसके कार्य को नहीं देखा जाता है, उसकी रचना को, उसकी कृति को नहीं समझा जाता है, बल्कि रचनाकार को देखकर, यानी कि व्यक्ति को देखकर, यहाँ पर किसकी बात आएगी, व्यक्ति को देखकर अपना निष्कर्ष, अपना फैसला सुनाया जाता था कि भाई ये व्यक्ति, फला व्यक्ति सही है, इसकी रचना काम आएगी, इसकी रचना छपेगी, इसकी वो होगी। मैं एक उदाहरण बता रही हूँ, ऐसा नहीं हुआ था। कि बात यह है कि क्या कहा गया है कि जो रचना की जगह रचनाकार को देखकर अपना निष्कर्ष रखते हैं, उन व्यक्तियों के बारे में कहा गया है। तो उन व्यक्तियों की यहाँ पर एक क्या बोलेंगे हम कि निंदा की है। यहाँ पर साहित्यकार ने, ज्ञानेंद्रपति ने निंदा की है कि उन लोगों की निंदा की है जो रचना की जगह रचनाकार को देखकर अपना निष्कर्ष निकालते थे, उनका हल निकालते थे कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन मौलिक रूप से रचना कर रहा है, किसकी विशेषता है, कौन विलक्षण क्षमता अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत कर रहा है। तो ये सारी चीजें राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आती थी, क्योंकि अपने बारे में स्वयं जानते हैं कि उनका रचना कर्म निरा शब्द व्यापार है। अब जो लोग रचना की जगह, जो लोग उसकी क्वालिटी की जगह, उसके गुणों की जगह न देखकर, गुणों को न देखकर, उसके अंदर होने वाली इतनी खूबियों को न देखकर, केवल व्यक्ति को देखकर कार्य कर रहा है और फिर निष्कर्ष निकालता है, तो सोचिए जो उन लोगों के द्वारा जो रचना कार्य किया जा रहा है वो कोई काव्य साहित्य नहीं है, वो तो केवल एक शब्द मात्र है। तो क्या कहा है, क्योंकि अपने बारे में स्वयं जानते ही नहीं है कि
कि उनका रचना कर्म निरा केवल शब्द व्यापार है, कि वो स्वयं के बारे में जानते ही नहीं कि उनका जो रचना कर्म है, वे जो साहित्य रच रहे हैं वो केवल और केवल शब्द व्यापार है। शब्दों का इधर उधर फेरबदल कर दिया और उन्होंने साहित्य को रख डाला है। लेकिन साहित्य के अंदर जो चीज होनी चाहिए वो चीज ज्ञानेंद्रपति को कहीं से भी दिखाई नहीं दी थी। खोखला और सारहीन एवं नित्य कर्म है, कि जो लोग ये सोचते हैं कि रचना से अधिक रचनाकार का प्रभुत्व होता है। ठीक है, रचनाकार क्यों फेमस होता है? अपनी रचना के कारण। कोई भी व्यक्ति क्यों फेमस होता है? अपने कर्मों के माध्यम से, कि कर्म को इंपॉर्टेंट नहीं दिया जा रहा है, कर्म करने वाले को इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है। ठीक है, कर्म की महत्वता नहीं है, कर्म करने वाले की महत्वता है, चाहे उसने कैसा भी कर्म किया हो। तो ये गलत था। तो जो लोग कर्म करने वाले की महत्वपूर्णता को मानते थे, उन लोगों के लिए कहा गया है कि वे लोग अगर कर्म कर रहे हैं तो उनका जो कर्म है, उनका जो रचना कर्म है, वो केवल और केवल शब्द व्यापार है, खोखला है, सारहीन है, जिसमें किसी प्रकार का कोई सार नहीं है, और झूठा है, मिथ्या कर्म है, केवल बेकार कर्म किया हुआ है। ठीक है, ज्ञानेंद्रपति अपनी समझ, संवेदना और दृष्टिकोण में ही नहीं, जीवन, व्यवहार, संबंधों और रचना के भीतर बाहर के सच में भी व्यक्तिवाद के फर्क को समझते और जाहिर करते हुए कवि और कविता के सामाजिक सरोकारों में सजग, अंतर्निष्ठा बनाए रखने वाले रचनाकार है। ज्ञानेंद्रपति की क्या विशेषता बताई है? कि जो ज्ञानेंद्रपति है वो अपनी समझ, अपनी संवेदनाओं के द्वारा और अपने दृष्टिकोण में ही नहीं, केवल अपनी समझ, संवेदना और दृष्टिकोण में नहीं, जीवन, व्यवहार, केवल उन्होंने अपनी समझ के, कि उनकी समझ क्या है, इस आधार पर किसी व्यक्ति को उन्होंने कोई फल नहीं बताया है, कि उनकी संवेदना क्या है, भावुक होकर किसी व्यक्ति का पक्ष नहीं लिया है। उन्होंने क्या करा है? जीवन, व्यवहार और संबंधों रचना के भीतर, जीवन व्यवहार में क्या, कि किस प्रकार का जीवन है, व्यवहारिक जीवन को देखकर, जीवन व्यवहार को हम क्या बोल सकते हैं? व्यवहारिक जीवन को देखकर, और जो भी रचना है उसके भीतर और बाहर, उसके बाहरी पक्ष और आंतरिक पक्ष दोनों का अवलोकन करके, और सच के भी व्यक्तिवाद के फर्क को समझते हैं और देखते हैं कि जो रचना है उसका सच क्या है, उसका आंतरिक परिप्रेक्ष्य क्या है, उसका बाहरी परिप्रेक्ष्य क्या है। इन सारी चीजों को जानने के बाद में ही ज्ञानेंद्रपति को पता चला है कि सच में भी व्यक्तिवाद के फर्क को समझा है उन्होंने, जाहिर करते हुए कवि और कविता के सामाजिक सरोकारों में सजग अंतर्निष्ठा बनाई। अब ये देखा है, सरोकारों का मतलब होता है मतलब, अर्थ। ठीक है, कोई उपलक्ष्य बोल सकते हैं, सरोकार यानी कि उपलक्ष्य बोल सकते हैं। कि ज्ञानेंद्रपति ने क्या करा है कि कवि और कविता के सामाजिक, जो भी कवि है और उनके द्वारा जो कविता लिखी गई है, तो कवि का सामाजिक सरोकार क्या है, किस सरोकार, किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, सरोकार का मतलब यहाँ पर हम उद्देश्य भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उद्देश्य, कि किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ज्ञानेंद्रपति ने यहाँ इस कविता को लिखा है, और कविता को, जो कविता लिखी गई है वो कवि के किस व्यक्तित्व को प्रस्तुत कर रही है, इन चीजों को भी ज्ञानेंद्रपति ने ध्यान दिया है। यानी कि उन्होंने केवल कवि की कविता को देखकर, पढ़कर नहीं बता दिया कि हाँ ये कविता कैसी है, उन्होंने कवि के व्यक्तित्व को ध्यान में रखा है कि कवि का उद्देश्य क्या था, किस सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए कविता का निर्माण किया गया है, और जो कविता निर्मित है वह कविता कवि के किस व्यक्तित्व को प्रस्तुत करती है, कवि के किन विचारों को प्रस्तुत करती है, कवि के किन भावों को प्रस्तुत करती है, इस और भी ध्यान आकृष्ट किया है। अंतर्निष्ठा बनाए रखने वाले रचनाकार है, उनका रचना संसार इतना ज्वलंत साक्ष्य है। ज्वलंत साक्ष्य का मतलब होता है हूबहू प्रमाण है। ठीक है, प्रमाण है, एक तरह का सबूत है कि उनका जो रचना संसार है, उन्होंने जो जितने भी साहित्य, जितनी भी कृतियां लिखी है, वो एक प्रकार से ज्वलंत साक्ष्य का मतलब सबूत है। इतिहास, परंपरा और स्मृतियों का ज्ञानेंद्र की कविता में एक अद्भुत रचाव बसाव है। ज्ञानेंद्र की कविता के अंतर्गत इतिहास के हमें पंख भी देखने को मिलते हैं, परंपरा का परिचय भी होता है, स्मृतियां क्या होती है? यादें, जो पुरानी यादें हैं, उन पुरानी यादों को भी उन्होंने यहाँ पर अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कि कविता में एक अद्भुत रचाव बसाव है, कि रच बस गया है। इतिहास के भी पुट मिलते हैं, परंपरा भी दिखाई देती है। गाँव का घर जो कविता है, आप देखिए गाँव का घर क्या होता है, गाँव क्या होता है, पुराने गाँव के, या आज के गाँव थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं, आधुनिक हो गए हैं, लेकिन यहाँ जो कविता है वो उस समय की कविता जब ज्ञानेंद्रपति ने 1980
1880 में लिखी थी, उसका ये संकलन दिया गया है। तो क्या कहा है कि गांव का घर, उसके अंदर आप इतिहास के पुट भी देखने को मिल सकते हैं, परंपरा आपको दिखाई देगी कि भारतीय संस्कृति की परंपरा क्या है, स्मृतियां दिखाई देगी, यादें दिखाई देगी। तो स्मृतियों का ज्ञानेंद्र की कविता में एक अद्भुत रचाव बसाव दिखाई देता है, किंतु वह कवि को उसके समय बोध का मतलब होता है समय का ज्ञान, किंतु वह कवि को उसके समय का ज्ञान और वर्तमान से विमुख और विच्युत नहीं करता है। विमुख का मतलब होता है अलग हटकर, यानी कि कवि को यहाँ पर वर्तमान से अलग नहीं करता है। भले वे इतिहास की बातें कर रहे हैं, भले ही वे परंपरा की बातें कर रहे हैं, यादों की बातें करते हो, स्मृतियां कब होती है, उस स्मृतियां होती है भूतकाल की। तो जो भी पुरानी स्मृतियों को वो ला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आज के समय को वो भूल गए हैं। उन्होंने आज के समय को भी उसके अंदर समाहित किया है, आज के समय को भी बताने का प्रयास करा है। बल्कि केवल क्या कहा है कि किंतु वह कवि को उसके समय बोध और वर्तमान से विमुख और विच्युत नहीं करता, बल्कि उसे विस्तार देता है और बढ़ावा देता है कि हमारा जो वर्तमान है वो भूतकाल की बेस पे ही, भूतकाल के आधार पर ही टिका हुआ है। हमारा वर्तमान जो आज है, हमारी जो भी जीवन शैली है, वो हमारी परंपराओं, स्मृतियों और इतिहास पर टिकी हुई है। उसी आधार पर आज हम हमारा जीवन जी रहे हैं। कवि के रचना कर्म की उर्मियों का मतलब क्या होता है, किरणें, कि कवि के रचना कर्म की उर्मियां और अनुगुंजें दूर तक फैलती है। उसका समय बोध अधिक प्रशस्त, गुंजान, गरिमामय और व्यक्तित्व संपन्न हो उठता है। ज्ञानेंद्र के यहाँ समय बोध और वर्तमान की आंध मंद नहीं पड़ती, उसके ताप और प्रकाश में ही स्मृतियां, इतिहास और परंपरा का रचाव बसाव होता है। आगे देखिए बच्चों कि मूल रूप से उखड़ने और पुनः उसे जा लगने की छटपटाहट की समस्या उनके यहाँ नहीं मिलती है। मूल रूप से का मतलब होता है कि आप अपने किसी कार्य से दूर हट गए हो, अपने क्षेत्र से दूर हट गए हो, ठीक है। वहां से उखड़ने, क्या बोला है कि मूल से उखड़ने, मूल से उखड़ने का मतलब है कि जो आपका मूल है, जो आधार है, वहां से आप हट गए हो, ठीक है। मान लीजिए हट गए और पुनः उससे जा लगने की और फिर से उसके अंदर समाहित होने की। आप परंपरा से अलग हो गए हो, आप इतिहास से अलग हो रहे हो, आप संस्कृति से अलग हो रहे हो। अब जब वर्तमान स्थिति आपकी ऐसी है कि संसार है, ये समाज है, ये यहाँ का आज का जो व्यक्ति है, वह मूल अपने आधार, अपने इतिहास से, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से अलग हो गया है। अब आज वो फिर छटपटा रहा है, फिर संस्कृति से जुड़ना चाहता है, फिर उस क्षेत्र में जाना चाहता है, फिर उस एहसास को फिर से जीना चाहता है। तो वो छटपटाहट का मतलब है कि वो उसे प्राप्त करना चाह रहा है। छटपटाहट की समस्या उनके यहाँ नहीं है, क्योंकि उनके साथ निर्णायक रूप से ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ। बीत चुके, गंवाए और खोए जा चुके की पीड़ा और शोक उनकी कविता में है, पर नास्टेलिया यानी कि आर्तग्रहातुरता बनकर नहीं है। एक अनिवार्य दुख विषाद की तरह जो यथार्थ की प्रतीति को, कवि के अनुभव को गहराता है और कविता के चेहरे को मानवीय विश्वसनीयता प्रदान करता है। ज्ञानेंद्रपति वस्तुओं, दृश्यों, प्रसंगों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण का अपना अलग अलग अंदाज आज भी बदस्तूर बनाए हुए है। कि ज्ञानेंद्रपति की एक विशेषता थी, क्या थी कि ज्ञानेंद्रपति वस्तुओं, दृश्यों, प्रसंगों का निरीक्षण और परीक्षण करते थे। और ये जो वस्तुओं का निरीक्षण परीक्षण करते थे, उनका एक अपना अलग ही अंदाज था, उनका एक अपना अलग ही तरीका था। और शब्द चयन और काव्य भाषा के तल पर सावधान चयन धर्मिता और प्रयोगों का जो सिलसिला उनकी कविता में आज भी अटूट है, कदाचित वह जरूरत के मुताबिक बड़ा भी है। गंगा तट नामक संग्रह के द्वारा अपने समकालीनों के बीच उन्होंने अद्भुत सर्जनात्मक स्थैर्य और धैर्य प्रमाणित कर दिखाया है। उनकी कविता की उत्स विपुल और बहुरूप है। पाठक की उत्सुकता का मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा। हम यहाँ क्या लिखेंगे, पाठक की जानने की इच्छा, ठीक है। पाठक कौन होता है, पढ़ने वाला, जो कविता पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है, जो भी पढ़ रहा है, वो उसकी उत्सुकता बनी रहती है, उसको आगे की कड़ी जानने की इच्छा बनी रहती है। तो पाठक की उत्सुकता उनमें बड़ी है। उनके नवीनतम कविता संग्रह संशय आत्मा से ली गई प्रस्तुत कविता, ये जो कविता कौन सी है, संशय आत्मा से ली गई है और यह सन 2004 में प्रकाशित हुई थी। और इन्हें, इस कविता को, इस काव्य संग्रह को 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सी है, संशय आत्मा से ली गई प्रस्तुत कविता ऊपर कही गई बातों को उदाहरत और प्रमाणित करती है। कौन सी कही गई बातों को, कि जो ज्ञानेंद्र
पति जी की जो विशेषता है वो सारी विशेषता, यानी कि क्या कहा है कि ज्ञानेंद्र पति जी ने इतिहास, परंपरा और हमारे जो भी स्मृतियाँ थी उनको संजो कर रखा है। उन स्मृतियों को हमने कहीं खोया नहीं है, उन स्मृतियों का कहीं ना कहीं प्रभाव हम वर्तमान में भी देखते हैं। तो वर्तमान हमारा उन पुरानी स्मृतियों को के आधार पर ही टिका हुआ, तो वो सारी चीजें इस कविता के अंतर्गत दिखाई देती है। तो इसी के साथ देखिए बच्चों, हमारी जो कविता है गाँव का घर, जिनके कवि है ज्ञानेंद्र पति जी, उनका आज हमने जीवन परिचय पढ़ा और जाना कि किस व्यक्तित्व और किस प्रतिभा के धनी थे। वे काव्य जगत के अन्य कवि और रचनाकारों से अलग थे। काव्य जगत में अन्य कवि और रचनाकारों में ये एक विशेषता थी, ये एक प्रतिभा थी कि वे रचनाकार को नहीं रचना को देखकर, यानी कि रचना को नहीं रचनाकार को देखकर उनका प्रभुत्व स्थापित करते थे। लेकिन ज्ञानेंद्र पति के अंतर्गत ऐसी कोई बात नहीं थी। वहां पर क्या होता था कि कर्म को महत्वता दी जाती थी कि कर्म क्या है और उनका रचना कर्म क्या है, तो रचना कर्म को महत्व दिया जाता था, रचनाकार को नहीं। जब रचना कर्म को महत्व दे दिया जाएगा तो रचनाकार का महत्व ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो ज्ञानेंद्र पति के जीवन परिचय को लेकर था। तो जीवन परिचय में बहुत सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इसमें देखिए जन्म की बात है तो 1 जनवरी 1950 में उनका जन्म हुआ था। मुजफ्फरपुर में उनका जन्म हुआ था, ठीक है, झारखंड में उनका जन्म हुआ था और उत्तर प्रदेश में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। उन्होंने अंग्रेजी में और हिंदी में एमए किया था। 2006 में उन्हें पहल सम्मान मिला था और 2006 में संशय आत्मा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और कृतियाँ आपको लिखनी है, जो भी कृतियाँ आपको याद रहती है उनमें से कोई भी कृति अगर आपको याद रहती है तो 2 या 3 कृतियाँ आपको लिखनी होगी। तो इस तरह से आपको जीवन परिचय देना होगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में गाँव का घर कविता और उसका अनुवाद, भावार्थ, सप्रसंग व्याख्या के साथ लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।